नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं जीवन की सबसे छोटी मगर सबसे महत्वपूर्ण इकाई में, यानी कोशिका या सेल में। नमस्कार। हाँ बिल्कुल, ये नींव है पूरे जीवन की। हमारे पास कोशिका जीव विज्ञान मतलब सेल बायोलॉजी पर आधारित कुछ नोट्स और अध्याय के अंश हैं। हमारा मकसद है कोशिका की बुनियादी बातों को समझना। ये क्या है, कैसे काम करती है और कैसे बढ़ती है। और ये जानकारी खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है जो एनडीए जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इन स्रोतों से पता चलता है कि इस विषय से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर को और कोशिका की दुनिया को करीब से जानते हैं। तो कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। संरचनात्मक और कार्यात्मक मतलब? आसान भाषा में कहें तो ये वो सबसे छोटी चीज है जो अपने आप में जिंदा है। ये जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म का एक व्यवस्थित रूप है जिसके चारों ओर एक झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली। अच्छा, एक कवरिंग की तरह। हाँ, जो एक पहरेदार की तरह काम करती है, देखती है क्या अंदर आएगा क्या बाहर जाएगा। और इसकी खोज भी बड़ी दिलचस्प है। सुना है 1665 में रॉबर्ट हुक ने। जी हाँ, रॉबर्ट हुक। उन्होंने माइक्रोस्कोप से कॉर्क के टुकड़े को देखा। कॉर्क? हाँ, वो बोतल के ढक्कन वाला। हाँ वही। तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे कमरे दिखे। हाँ। और उन्होंने उन्हें सेल नाम दिया। अच्छा। सेल मतलब कमरा। हाँ। यहीं से कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी की कहानी शुरू हुई। बिल्कुल। और इन्हीं कोशिकाओं की संख्या के आधार पर ही हम जीवों को बांटते हैं। कैसे? देखिए, कुछ जीव सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं, जैसे अमीबा या बैक्टीरिया। हाँ। इन्हें हम एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर कहते हैं। ठीक। फिर हम जैसे जटिल प्राणी या पेड़ पौधे खरबों कोशिकाओं से बने हैं। हम हैं बहुकोशिकीय, मतलब मल्टीसेलुलर। और एक और टाइप भी बताया था आपने, अकोशिकीय। हाँ, अकोशिकीय यानी एसेलुलर, जैसे वायरस। उनमें कोशिका होती ही नहीं है। अच्छा, तो वायरस टेक्निकली कोशिका नहीं है, ये बात ध्यान रखने वाली है। बिल्कुल। इसी कोशिका की समझ पर बना है कोशिका सिद्धांत, यानी सेल थ्योरी। हाँ, ये तो बहुत बेसिक है। श्लीडन और श्वान ने दिया था, है ना? एक बॉटनिस्ट और एक ज़ूलॉजिस्ट। सही। मैथायस श्लीडन, वनस्पति शास्त्री, और थियोडोर श्वान, जंतु विज्ञानी, ने करीब 1838-39 में उन्होंने दो मुख्य बातें कहीं। क्या थी वो? पहली, कि सभी जीवित चीजें कोशिकाओं और उनके उत्पादों से बनी हैं, और दूसरी कि कोशिका ही जीवन की कार्यात्मक इकाई है, मतलब सारे काम कोशिका के स्तर पर होते हैं। ठीक है। और फिर करीब 1855 में रुडोल्फ वर्च्यू ने एक और बहुत जरूरी बात जोड़ी। क्या? उन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ये तो लैटिन जैसा लग रहा है। मतलब? हाँ, इसका मतलब है हर नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिका के बंटने से ही बनती है, अपने आप पैदा नहीं होती। अच्छा। तो कोशिका से ही कोशिका बनती है। हाँ, हालांकि जैसा हमने कहा, वायरस इस सिद्धांत में फिट नहीं बैठते, क्योंकि वो खुद कोशिका नहीं है। वो तो बस जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन के बने हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है। बिल्कुल। अब कोशिकाओं को उनके अंदरूनी बनावट के आधार पर दो मुख्य प्रकारों में बांटा जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हाँ, ये नाम अक्सर सुनने में आते हैं और परीक्षाओं के लिहाज से भी एक अहम टॉपिक है। क्या फर्क है इन दोनों में? मुख्य फर्क है केंद्रक का, यानी न्यूक्लियस का। हाँ। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आप कह सकते हैं पुरानी या आदिम टाइप की हैं। प्रिमिटिव। हाँ, प्रिमिटिव। इनमें एक झिल्ली से घिरा हुआ व्यवस्थित केंद्रक नहीं होता। उनका जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए बस कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में बिखा रहता है। कोई खास कमरा नहीं डीएनए के लिए? नहीं। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया इसके उदाहरण हैं। ठीक है। और यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक कोशिकाएं ज्यादा विकसित होती हैं, इवॉल्व्ड। इनमें एक सुस्पष्ट झिल्ली से घिरा केंद्रक होता है। अच्छा, प्रॉपर न्यूक्लियस। हाँ, जिसमें डीएनए सुरक्षित रहता है। साथ ही इनमें कई और छोटे छोटे अंग होते हैं, ऑर्गेनल्स कहते हैं इन्हें, जो झिल्ली से घिरे होते हैं और अलग अलग खास काम करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी वगैरह। तो हमारी कोशिकाएं, जानवरों की, पौधों की, ये सब यूकैरियोटिक हुई? बिल्कुल। तो मतलब यूकैरियोटिक कोशिका एक व्यवस्थित घर की तरह है, जिसमें हर चीज के लिए अलग कमरा, ऑर्गेनेल है, और केंद्रक उसका कंट्रोल रूम है। हाँ। जबकि प्रोकैरियोटिक में सब कुछ एक ही बड़े हॉल में पड़ा है। हाँ, ये समझने का एक अच्छा तरीका है। और भी अंतर है? जैसे साइज का फर्क। यूकैरियोटिक कोशिकाएं आमतौर पर प्रोकैरियोटिक से बड़ी होती हैं। ओके।
राइबोसोम का टाइप भी अलग होता है। प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। एस मतलब? स्वेडबर्ग यूनिट, ये साइज और डेंसिटी का माप है। तो प्रोकैरियोटिक में 70S और यूकैरियोटिक के कोशिका द्रव्य में 80S टाइप के होते हैं। लेकिन आपने कहा था यूकैरियोटिक में भी 70S होते हैं। हाँ, उनके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, अगर पौधे हैं तो, के अंदर 70S राइबोसोम ही होते हैं। ये भी एक दिलचस्प बात है। हाँ, ये दिखाता है कि शायद वो पहले अलग जीव थे। बिल्कुल, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी इसी ओर इशारा करती है, और इन ऑर्गेनेल्स की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से उनके काम करने के तरीके भी अलग हो जाते हैं। जैसे श्वसन के लिए यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया है, प्रोकैरियोट्स में वो काम कोशिका झिल्ली के मुड़े हुए हिस्से मेसोजोम करते हैं। ठीक है, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं भी तो दो तरह की होती हैं, पौधों वाली और जानवरों वाली। उनमें क्या खास अंतर है, ये भी पूछा जाता है। हाँ, ये भी एक जरूरी सवाल है। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों यूकैरियोटिक हैं, तो उनमें केंद्रक, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह तो होते हैं, पर कुछ बड़े अंतर हैं। क्या है वो? सबसे बड़ा अंतर है कोशिका भित्ति का, सेल वॉल का। सेल वॉल। पौधों की कोशिकाओं के बाहर, कोशिका झिल्ली के भी बाहर, एक मोटी, सख्त दीवार होती है, सेल वॉल। अच्छा, ये आमतौर पर सेल्यूलोज से बनी होती है। ये उन्हें एक निश्चित आकार और सहारा देती है। जंतु कोशिकाओं में ये नहीं होती। इसीलिए पौधे सख्त होते हैं और हम, मतलब जंतु, लचीले। हाँ, काफी हद तक। दूसरा बड़ा अंतर है प्लास्टिड्स का, यानी लवक का। प्लास्टिड्स। जैसे क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल। पौधों में क्लोरोप्लास्ट जैसे लवक होते हैं जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं। हरा रंग इन्हीं की वजह से होता है। जंतु कोशिकाओं में ये नहीं होते। तो हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते? नहीं बना सकते। तीसरा अंतर है रिक्तिका का, वैक्यूल का। वैक्यूल। पौधों की कोशिकाओं में अक्सर एक बहुत बड़ी थैली जैसी संरचना होती है, सेंट्रल वैक्यूल। यह पानी, पोषक तत्व और वेस्ट जमा करती है। ये कोशिका को फुलाए रखने में भी मदद करती है, टर्गर प्रेशर। तो कोशिकाओं में कोशिका विभाजन में मदद करने वाले सेंट्रियोल होते हैं। ये ज्यादातर पौधों की कोशिकाओं में, खासकर हायर प्लांट्स में, नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ये मुख्य अंतर हो गए, सेल वॉल, प्लास्टिड, बड़ा वैक्यूल और सेंट्रियोल। ये याद रखने होंगे। हाँ, ये मुख्य हैं। इन अंतरों से ही उनके जीवन जीने के तरीके तय होते हैं। मतलब कोशिका भित्ति की वजह से पौधे सख्त है, क्लोरोप्लास्ट से खाना बनाते हैं। सही है? बिल्कुल सही। अब अगर हम कोशिका के अंदर झांकें तो कई महत्वपूर्ण हिस्से या कोशिकांग, ऑर्गेनेल्स, मिलते हैं। हाँ, बहुत सारे नाम हैं। सबको विस्तार से बताना तो शायद मुश्किल हो, लेकिन कुछ मुख्य अंगों पर ध्यान देते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, खासकर एनडीए जैसे एग्जाम्स में। ठीक है, शुरुआत कोशिका झिल्ली से करते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ये तो दोनों में होती है, प्लांट और एनिमल सेल में। हाँ, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कोशिका का गेट कीपर है। बहुत पतली, लचीली झिल्ली है जो सेलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब ये चुन कर चीजों को अंदर बाहर आने जाने देती है, हर किसी को नहीं। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड की तरह। हाँ, कह सकते हैं। इसकी बनावट को समझाने के लिए सबसे मान्य मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसे सिंगर और निकोलसन ने दिया था। ओके, और इसका काम क्या है गेट कीपिंग के अलावा? ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों को आसानी से आने जाने देती है, डिफ्यूजन के जरिए। डिफ्यूजन मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन से कम की तरफ जाना? हाँ, बिना किसी एनर्जी के। और पानी का मूवमेंट, ऑस्मोसिस यानी परासरण, भी इसी झिल्ली के आर पार होता है। ये कोशिकाओं के लिए बहुत जरूरी है। और ये परासरण वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें कोशिका पानी के हिसाब से सिकुड़ या फूल सकती है। हाँ, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वाला। वो परीक्षाओं में पूछा जाता है ना? हाँ, ये समझना जरूरी है। अगर कोशिका को ऐसे घोल में रखें जहां बाहर पानी ज्यादा है, हाइपोटोनिक, तो पानी कोशिका के अंदर आएगा और वो फूल जाएगी, शायद फट भी जाए, जैसे आरबीसीज फट जाती हैं। और अगर बाहर पानी कम है? अगर बाहर पानी कम है, यानी सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, तो पानी कोशिका से बाहर निकलेगा और वो सिकुड़ जाएगी। प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं इसे पौधों में। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कोशिका के पावर हाउस की। माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। ये वो जगह है जहां कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। मतलब एनर्जी बनाने की जगह। बिल्कुल। ये भोजन, जैसे ग्लूकोज, को ऑक्सीजन की मदद से तोड़कर ऊर्जा पैदा करते हैं। ये ऊर्जा एटीपी नाम के अणु में जमा होती है। एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी। सही, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और दिलचस्प बात यह है, जैसा हमने पहले कहा,
कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का गोलाकार डीएनए और 70S राइबोसोम भी होते हैं। हाँ, जैसे वो कभी आजाद बैक्टीरिया रहे हों। बिल्कुल। इन्हें सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल भी कहते हैं, क्योंकि अपने कुछ प्रोटीन खुद बना सकते हैं। वाह। और प्रोटीन बनाने वाली असली फैक्ट्री वो राइबोसोम है ना? बिल्कुल। राइबोसोम ये बहुत छोटे कण होते हैं, बिना किसी झिल्ली के। हाँ। इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। और काम? इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन बनाना। जैसा हमने पहले जिक्र किया, प्रोकैरियोट्स में 70S और यूकैरियोट्स के कोशिका द्रव में 80S प्रकार के होते हैं। और ये बनते कहाँ हैं राइबोसोम? यूकैरियोट्स में ये केंद्रक के अंदर एक जगह होती है, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, वहां बनते हैं। अच्छा। और वेंकटरमन रामकृष्णन को इसी राइबोसोम की संरचना समझने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। जी हाँ, 2009 में। ये कोशिका के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि प्रोटीन ही कोशिका के ज्यादातर काम करते हैं, एंजाइम के रूप में, स्ट्रक्चर बनाने में, ट्रांसपोर्ट में। समझ गया। अच्छा, और कोशिका का कंट्रोल रूम मतलब न्यूक्लियस? केंद्रक या न्यूक्लियस ये यूकैरियोटिक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल है। आमतौर पर कोशिका के बीच में होता है, हालांकि प्लांट सेल में बड़े वैक्यूल की वजह से थोड़ा साइड में हो सकता है। और इसका काम? ये दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर कोशिका का सारा आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए सुरक्षित रहता है। सारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट? हाँ, ये डीएनए ही कोशिका को कंट्रोल करता है, उसे क्या करना है, कैसे बढ़ना है, कब विभाजित होना है, सब जानकारी इसी में है। और ये डीएनए किस रूप में होता है? सामान्य अवस्था में ये पतले धागों के जाल जैसा होता है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। ये डीएनए और कुछ प्रोटीन, हिस्टोन, से मिलकर बना होता है। और जब कोशिका बंटने वाली होती है तब ये क्रोमैटिन संघनित होकर, मतलब सिकुड़कर और मोटे होकर छड़ जैसी संरचनाएं बना लेता है। इन्हीं को हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। अच्छा, तो क्रोमोसोम असल में डीएनए का पैक्ड फॉर्म है? बिल्कुल। कोशिका विभाजन के समय इन्हें देखना आसान होता है। डीएनए और आरएनए, ये नाम तो बहुत सुने हैं। ये हैं क्या असल में? इनमें क्या फर्क है? ये दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड नाम की छोटी इकाइयों की लंबी चेन या पॉलीमर। न्यूक्लियोटाइड? हाँ, न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बनता है। एक शुगर, शक्कर, एक नाइट्रोजनी बेस, क्षार, और एक फॉस्फेट ग्रुप। ओके, तो डीएनए? डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, और ये आमतौर पर 2 चेन से बना होता है, जो एक दूसरे के चारों ओर लिपटी होती हैं, डबल हेलिक्स। वॉटसन और क्रिक वाला मॉडल? हाँ, वही। इसमें 4 तरह के नाइट्रोजनी बेस होते हैं, एडेनिन ए, ग्वानिन जी, साइटोसिन सी और थाइमिन टी। AGCT। और ये खास तरीके से जुड़ते हैं। ए हमेशा टी से जुड़ता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और जी हमेशा सी से जुड़ता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। इसे बेस पेयरिंग कहते हैं। ठीक है, और यही डीएनए हमारी आनुवंशिक जानकारी रखता है? हाँ, यही हमारी हेरिडिटी का आधार है। डीएनए के वो छोटे छोटे हिस्से जो किसी खास प्रोटीन या गुण को कोड करते हैं, उन्हें जीन कहते हैं। जीन, ठीक है। और आरएनए? आरएनए है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें राइबोस शुगर होती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस थी, और ये आमतौर पर एक ही चेन का होता है, सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल हेलिक्स? नहीं, सिंगल स्ट्रैंड। हाँ। सिंगल स्ट्रैंड। इसमें भी 4 बेस होते हैं, ए, जी, सी और यूरेसिल, यू। यहाँ थाइमिन टी की जगह यूरेसिल यू होता है। अच्छा, टी के जगह यू। और बेस पेयरिंग? इसमें भी होती है, जैसे ए यू से जुड़ सकता है और जी सी से, लेकिन ये उसी स्ट्रैंड में मुड़कर हो सकती है या फिर डीएनए के साथ। और आरएनए का काम क्या है, अगर डीएनए मेन ब्लूप्रिंट है तो? आरएनए के कई काम हैं। कुछ वायरसेस में तो ये जेनेटिक मटेरियल भी होता है, जैसे एचआईवी में, लेकिन हमारी कोशिकाओं में इसके मुख्य काम है डीएनए के संदेश को कॉपी करके राइबोसोम तक ले जाना। वो कौन सा आरएनए करता है? मैसेंजर आरएनए, यानी एमआरएनए। ओके। फिर अमीनो एसिड को पकड़कर राइबोसोम तक लाना, ताकि प्रोटीन बन सके। ये कौन करता है? ये ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए करता है। ये सबसे छोटा आरएनए होता है। ठीक है। और राइबोसोम खुद भी आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। वो होता है राइबोसोमल आरएनए, यानी आरआरएनए। तो डीएनए मास्टर प्लान है और आरएनए उस प्लान को पढ़ने, कॉपी करने और उसके हिसाब से काम करवाने वाला सिस्टम। हाँ, मोटे तौर पर ऐसा समझ सकते हैं। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और ये डीएनए जिन संरचनाओं में पैक होता है विभाजन के समय, वो थे गुणसूत्र। क्रोमोसोम। सही, क्रोमोसोम। ये शब्द वॉल्डियर ने दिया था।
कोशिका विभाजन के समय दिखने वाले ये गुणसूत्र असल में डीएनए और प्रोटीन, खासकर हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। और इनकी संख्या हर जीव में फिक्स होती है। हाँ, हर प्रजाति में इनकी संख्या निश्चित होती है। जैसे हम इंसानों की हर कायिक कोशिका मतलब सोमैटिक सेल या शरीर की कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। 46। एग सेल में सिर्फ 23 गुणसूत्र होते हैं, जोड़ों में नहीं, बस एक सेट। इसे अगुणित या हैप्लॉइड कहते हैं। ताकि जब फर्टिलाइजेशन हो तो n स्पर्म प्लस n एग मिलकर फिर से 2n जाइगोट बन जाए। बिल्कुल, इसी से पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या स्थिर बनी रहती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, कुछ और जीवों के उदाहरण देंगे गुणसूत्र संख्या के, जैसे मटर में? हाँ, जैसे मटर में 14 होते हैं, प्याज में 16, मक्के में 20, चूहे में 40 या 42, प्रजाति पर निर्भर करता है, आलू में 48। और सबसे ज्यादा एक फर्न में पाए जाते हैं, ऑफियोग्लोसम, उसमें 1200 से भी ज्यादा। बाप रे। अच्छा, गुणसूत्र की बनावट में क्या खास होता है? हर गुणसूत्र में एक जगह होती है जहां वो थोड़ा सिकुड़ा हुआ लगता है, उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। यहीं पर विभाजन के समय स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। सेंट्रोमियर गुणसूत्र को 2 भुजाओं आर्म्स में बांटता है। और कोशिका बनती है, काम करती है, लेकिन फिर उसे विभाजित क्यों होना पड़ता है? यहीं पर कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन का रोल आता है। हाँ, कोशिका विभाजन जीवन के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? सोचिए, हम एक अकेली कोशिका जाइगोट से शुरू होते हैं और खरबों कोशिकाओं का शरीर बन जाता है। ये कैसे होता है? कोशिका विभाजन से। मतलब वृद्धि के लिए? हाँ, वृद्धि के लिए, और पुरानी या चोटिल कोशिकाओं को बदलने के लिए, रिपेयर के लिए, और सबसे जरूरी प्रजनन के लिए, युग्मक बनाने के लिए। ठीक है, तो ये विभाजन कैसे होता है? इसका कोई साइकिल होता है? हाँ, कोशिका अपना जीवन एक चक्र में जीती है, जिसे कोशिका चक्र या सेल साइकिल कहते हैं। इसके मोटे तौर पर 2 हिस्से होते हैं। क्या है वो? एक लंबा तैयारी का चरण, जिसे अंतरावस्था या इंटरफेस कहते हैं। इसमें कोशिका अपना आकार बढ़ाती है, अपने ऑर्गेनेल्स की कॉपी बनाती है और सबसे जरूरी, अपने डीएनए की पूरी कॉपी बनाती है। डीएनए रेप्लिकेशन। ये इंटरफेस में होता है। हाँ, इंटरफेस के एस फेज, सिंथेसिस फेज। इंटरफेस में G1, S और G2 फेज होते हैं। और तैयारी पूरी होने के बाद फिर आता है वास्तविक विभाजन का चरण, जिसे एम प्रावस्था या एम फेज, माइटोटिक फेज कहते हैं। इसमें पहले केंद्रक का विभाजन होता है, कैरियोकाइनेसिस, और फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, और ये एम फेज 2 मुख्य तरीकों से हो सकता है, समसूत्री, माइटोसिस, और अर्धसूत्री, म्योसिस। इनमें क्या अंतर है, ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर एग्जाम्स के लिए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले बात करते हैं समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस की। माइटोसिस ये हमारी कायिक कोशिकाओं में होता है, सोमैटिक सेल्स में। मतलब शरीर की लगभग सभी कोशिकाएं जो प्रजनन में हिस्सा नहीं लेती, वो माइटोसिस से विभाजित होती हैं। जैसे त्वचा की कोशिकाएं, मांसपेशियों की कोशिकाएं। हाँ, इसका मुख्य मकसद है वृद्धि और मरम्मत। और इसमें होता क्या है? इसमें एक जनक कोशिका, मान लीजिए 2n, विभाजित होकर 2 ऐसी संतति कोशिकाएं, डॉटर सेल्स बनाती हैं, जो आनुवांशिक रूप से बिल्कुल जनक जैसी ही होती हैं। मतलब अगर जनक 2n थी, तो दोनों संतति कोशिकाएं भी 2n होंगी। बिल्कुल, गुणसूत्रों की संख्या और प्रकार में कोई बदलाव नहीं आता। ये क्लोन बनाने जैसा है। तो ये शरीर की फोटोकॉपी बनाने जैसा है, ताकि शरीर बढ़ सके या घाव भर सके। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। इसके 4 मुख्य चरण होते हैं। केंद्रक विभाजन, कैरियोकाइनेसिस। क्या है वो? पीमैट। हाँ, याद रखने का अच्छा तरीका है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में क्रोमेटिन सिकुड़कर साफ-साफ गुणसूत्रों, क्रोमोसोम्स के रूप में दिखने लगते हैं। हर गुणसूत्र में 2 बहन क्रोमैटिड सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका गायब होने लगते हैं। स्पिंडल फाइबर बनने शुरू होते हैं। ये सबसे लंबा चरण है माइटोसिस का। फिर मेटाफेज। मेटाफेज में सारे गुणसूत्र कोशिका के बिल्कुल बीच में, इक्वेटर पर, एक लाइन में लग जाते हैं। इसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। एनाफेज। एनाफेज सबसे छोटा चरण है। इसमें सेंट्रोमियर बीच से टूट जाता है और दोनों बहन क्रोमैटिड, जो अब खुद गुणसूत्र कहलाते हैं, अलग होकर स्पिंडल फाइबर के सहारे विपरीत ध्रुवों, पोल्स की ओर खींचने लगते हैं। अच्छा, गुणसूत्र आधे आधे होकर बट जाते हैं? नहीं, गुणसूत्र आधे नहीं होते। सेंट्रोमियर बनता है और पूरे क्रोमैटिड अब संतति गुणसूत्र अलग अलग ध्रुवों पर जाते हैं।
संख्या उतनी ही रहती है, बस वो बढ़ जाते हैं। ओके, ये क्लियर हुआ। और आखिर में टीलोफेज। टीलोफेज में गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, वो फिर से खोलने लगते हैं, पतले होकर क्रोमाटिन जैसे बनने लगते हैं। उनके चारों ओर नई केंद्रक झिल्ली बन जाती है, केंद्रिका भी वापस आ जाती है। तो एक कोशिका में 2 संतति केंद्रक बन जाते हैं। और फिर साइटोकाइनेसिस? हाँ, केंद्रक विभाजन के बाद या उसके साथ साथ ही कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, साइटोकाइनेसिस। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली बीच से अंदर की ओर धंसकर फरो बनाकर कोशिका को 2 में बांट देती है। और पौधों में? उनमें तो सेल वॉल होती है। पौधों में बीच में एक प्लेट जैसी संरचना बनती है, सेल प्लेट, जो धीरे धीरे बढ़कर कोशिका को 2 हिस्सों में बांट देती है। और फिर ये सेल प्लेट नई सेल वॉल बन जाती है। ठीक है, तो ये हुआ माइटोसिस, 1 से 2 और बिल्कुल सेम। हाँ, अब आते हैं अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस पर। मियोसिस, ये अलग क्यों है और कहाँ होता है? मियोसिस सिर्फ जनन कोशिकाओं, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। उन कोशिकाओं में जो युग्मक बनाएंगी, यानी पुरुषों में स्पर्म और महिलाओं में एग, या पौधों में स्पोर्स। अच्छा, सिर्फ सेक्स सेल्स में? और इसका मकसद? इसका मकसद है लैंगिक प्रजनन के लिए हैप्लॉइड एन युग्मक बनाना और साथ ही आनुवंशिक विविधता पैदा करना। विविधता? वो कैसे? वो अभी देखेंगे। मियोसिस में एक द्विगुणित 2n कोशिका से विभाजन के अंत में 4 अगुणित n कोशिकाएं बनती हैं। 4? माइटोसिस में तो 2 बन रही थी। हाँ, मियोसिस में 4 बनती हैं और उनमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से आधी n होती है। इसीलिए इसे न्यूनीकरण विभाजन, रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। संख्या आधी क्यों करनी पड़ती है? ताकि जब 2 युग्मक n+n मिले तो बनने वाले बच्चे जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या फिर से नॉर्मल 2n हो जाए। अगर आधी न हो तो हर पीढ़ी में संख्या दोगुनी होती जाएगी। ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मियोसिस होता कैसे? इसमें भी पीमैट होता है? इसमें 2 बार विभाजन होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। दोनों में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होते हैं। तो हम उन्हें प्रोफेज 1, मेटाफेज 1 और फिर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2 कहते हैं। ओह, 2 राउंड। हाँ, मियोसिस 1 ही असल में न्यूनीकरण विभाजन है। यहीं पर गुणसूत्र संख्या आधी होती है। कैसे? मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 बहुत लंबा और जटिल होता है। इसके भी 5 उपचरण हैं। बाप रे, क्या है वो? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ओह, ये तो काफी डिटेल है। हाँ, पर इसमें 2 बातें सबसे जरूरी हैं। जाइगोटीन में समजात गुणसूत्र, होमोलोगस क्रोमोसोम, एक मां से मिला, एक पिता से मिला, पास आकर जोड़े बना लेते हैं। इसे सिनेप्सिस कहते हैं। होमोलोगस पेयरिंग। हाँ, और पैकेटीन में इन जोड़ों के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, एक मैटरनल क्रोमैटिड और एक पैटर्नल क्रोमैटिड के बीच हिस्सों की अदला बदली होती है। इसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। बिल्कुल, यही क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय है। इसी से जीन्स के नए कॉम्बिनेशन बनते हैं और विविधता आती है। तो इसी वजह से भाई बहन माँ बाप जैसे दिखते हुए भी बिल्कुल कॉपी नहीं होते। हाँ, इसी वजह से फिर डिप्लोटीन में ये जोड़े अलग होने लगते हैं, लेकिन जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहां जुड़े रहते हैं। चियाज़मेटा दिखता है। और डाइकाइनेसिस में ये प्रक्रिया पूरी होती है, केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है। ठीक है। ये तो हुआ प्रोफेज 1। फिर मेटाफेज आई में ये गुणसूत्रों के जोड़े बाइवेलेंट इक्वेटर पर लाइन बनाते हैं। एनाफेज आई में ये जोड़े टूटते हैं और पूरे गुणसूत्र, जिनमें 2 क्रोमैटिड जुड़े होते हैं, विपरीत ध्रुवों पर जाते हैं। यहां सेंट्रोमियर नहीं टूटता। नहीं, एनाफेज आई में सेंट्रोमियर नहीं टूटता। होमोलॉगस गुणसूत्र अलग होते हैं। यहीं पर गुणसूत्र संख्या आधी हो जाती है। हर ध्रुव पर 2n की जगह n गुणसूत्र पहुंचते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है माइटोसिस के एनाफेज से। बिल्कुल। फिर टीलोफेज 1 में 2 हैप्लॉइड n केंद्रक बन जाते हैं। तो मियोसिस 1 के बाद 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, जिनमें गुणसूत्र संख्या आधी हो चुकी होती है। हाँ, फिर ये दोनों कोशिकाएं मियोसिस 2 में जाती हैं। और मियोसिस 2 कैसा होता है? मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस जैसा होता है। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, गुणसूत्र इक्वेटर पर, एनाफेज 2। एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर टूटता है। हाँ, एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर टूटता है और सिस्टर क्रोमैटिड अलग होकर विपरीत ध्रुवों पर जाते हैं। ओके, ये माइटोसिस जैसा है। हाँ, फिर टीलोफेज 2 में हर कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं और अंत में
साइटोकाइनेसिस से कुल 4 हैप्लॉइड N कोशिकाएं बन जाती हैं। तो एक 2N कोशिका से शुरू होकर मियोसिस 1 के बाद 2N कोशिकाएं और फिर मियोसिस 2 के बाद कुल 4N कोशिकाएं। बिल्कुल। और क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये चारों कोशिकाएं आनुवांशिक रूप से अलग-अलग हो सकती हैं। वाह, ये तो बहुत ही जटिल लेकिन सुंदर प्रक्रिया है। तो संक्षेप में माइटोसिस और मियोसिस में मुख्य अंतर क्या हुए? पहला, माइटोसिस कायिक कोशिकाओं में, मियोसिस जनन कोशिकाओं में। दूसरा, माइटोसिस में 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं, मियोसिस में 1 से 4। तीसरा, माइटोसिस में संतति कोशिकाएं जनक जैसी 2N से 2N, मियोसिस में आधी गुणसूत्र संख्या वाली 2N से N। चौथा, मियोसिस आई में होमोलोगस पेयरिंग और क्रॉसिंग ओवर होता है, माइटोसिस में नहीं। पांचवा, एनाफेज आई में होमोलोगस गुणसूत्र अलग होते हैं, जबकि एनाफेज माइटोसिस और एनाफेज 2 मियोसिस में सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होते हैं। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और विभाजन का नाम था असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस। हाँ, एमाइटोसिस, अमीटोसिस। ये बहुत ही सरल प्रकार का सीधा विभाजन है। इसमें न तो साफ गुणसूत्र बनते हैं, न स्पिंडल फाइबर। केंद्रक बस लंबा होकर बीच से खिंचकर 2 में बढ़ जाता है। ये कहाँ होता है? ये कुछ सरल जीवों जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, ईस्ट वगैरह में होता है, या फिर हमारी कुछ विशेष कोशिकाओं में जैसे कार्टिलेज की पुरानी कोशिकाओं में। ये एक आदिम तरीका माना जाता है। ठीक है, तो हमने आज कोशिका के बारे में काफी कुछ जाना। उसकी बनावट, उसके प्रकार, उसके अंदर के अंग, डीएनए, क्रोमोसोम और कैसे वो विभाजित होती है। हाँ, एक छोटी सी कोशिका असल में कितनी जटिल और व्यवस्थित है, ये देखना अद्भुत है। बिल्कुल। इसमें अलग-अलग अंग हैं जो किसी फैक्ट्री की तरह मिलकर काम करते हैं, ऊर्जा बनाने से लेकर प्रोटीन बनाने, संदेश भेजने और खुद की कॉपी बनाने तक। और कोशिका विभाजन, खासकर मियोसिस, जीवन में विविधता लाने का एक कितना अद्भुत तरीका है। सही कहा। ये सब देखकर हैरानी होती है कि इतने सारे जटिल काम एक नन्ही सी कोशिका के अंदर कितने सटीक तालमेल से होते हैं। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। जैसे हमने वायरस की बात की, उनमें अपनी कोई कोशिका मशीनरी नहीं है, वो कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं। तो क्या उन्हें सचमुच जीवित कहना चाहिए? हाँ, ये बड़ा सवाल है। वो जीवन और निर्जीव के बीच की कड़ी जैसे लगते हैं। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जीव विज्ञानी आज भी बहस करते हैं। क्या वो सिर्फ जेनेटिक जानकारी के पैकेट हैं जो होस्ट कोशिका को हाईजैक कर लेते हैं, या उनमें जीवन का कोई अंश है? वाकई सोचने वाली बात है। इस जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और सुनने वालों का भी धन्यवाद कि वे हमारे साथ कोशिका की इस गहरी दुनिया में उतरे। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।